नमस्कार। आज एमए हिंदी के अंतर्गत हम MSD 03 उपन्यास और कहानी के एक अंश पर विचार करेंगे और उसमें जिस अंश की, जिस भाग की, जिस इकाई की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी उपन्यास के विकास से संदर्भित है। आप अपनी इकाई में भी देखेंगे कि हमने हिंदी उपन्यास की चर्चा की है, तो इसको दो भागों में हमने विभक्त किया है। सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं कि हिंदी उपन्यास का आरंभ कैसे हुआ और आज़ादी मिलने तक यानी 1947 तक हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। हिंदी उपन्यास के आरंभ से पूर्व मैं एक भ्रांति, जो ये बात पहले से चली आ रही है कि जो हिंदी उपन्यास है या भारतीय उपन्यास जो है वो पश्चिमी उपन्यास की नकल है। ये अद्यतन शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि ऐसा नहीं है। जो भारतीय कथा साहित्य है और उसमें जो हिंदी कथा साहित्य है उसका आरंभ हम बहुत पहले से मान सकते हैं, क्योंकि एक लंबी कथा की भारतीय परंपरा की रही है जिसमें हम आप जानते हैं कि रामायण, महाभारत, हितोपदेश, जातक कथा, गुणाढ्य की बृहत कथा और बाणभट्ट की कादंबरी, इन सब में एक कथा परंपरा है और ये कथा परंपरा हमारे उपन्यास में भी आई है और निश्चित रूप से हमारे पास एक समृद्ध कथा परंपरा थी। आपने रामायण पढ़ा होगा या टेलीविज़न पर आपने देखा होगा, महाभारत में भी आपने देखा होगा, तो आपने देखा हितोपदेश और जातक कथाएं भी आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि किस तरह कथा कहने की परंपरा भारतीय परंपरा रही है और इसमें आप देखेंगे कि ये कथा परंपरा में संवाद भी है, कथोपकथन भी है, चरित्र भी सामने आते हैं और इसके साथ साथ बार बार कई बार लेखक जो है, इसको लिखने वाला जो है, वह भी हस्तक्षेप करता है। जब हिंदी उपन्यास का आरंभ हुआ और मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में लेके चलता हूँ कि जो भारतीय उपन्यास का ही एक अंग है हिंदी उपन्यास, तो सवाल यह है कि हिंदी उपन्यास का आरंभ कब से माना जाए। तो 1857 के बाद जब हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हम लगातार साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ और जिन्होंने हमें परतंत्र कर रखा था उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे थे और इस संघर्ष की अभिव्यक्ति हमारे उपन्यासों में हुई है, हमारी कहानियों में हुई है, नाटकों में हुई है, कविताओं में हुई है। हम अपने आज जो बात कर रहे हैं वो उपन्यास की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हिंदी उपन्यास की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी का जो उपन्यास लिखा गया वो कब से लिखा गया। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उपन्यास लिखा गया और तीन प्रमुख उपन्यास इस समय सामने आए। देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरी दत्त ने लिखा था 1870 में। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु जो 1882 में 1882 में प्रकाशित हुआ और लाला श्रीनिवास दास ने इसे लिखा। और तीसरा उपन्यास है भाग्यवती 1887 में 1887 में जिसे श्रद्धाराम फिलौरी ने लिखा। इन तीनों उपन्यासों को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आज़ादी के साथ साथ जो नवजागरण का पूरा आंदोलन हमारा चल रहा था, ये तीनों ही उपन्यास उस नवजागरण से संबंधित थे। और नवजागरण में जो सबसे पहला सवाल उठा, जो सबसे पहला मुद्दा उठा, वह मुद्दा उठा निश्चित रूप से स्त्रियों की आज़ादी का। तो ये उपन्यास, इन उपन्यासों को हम स्त्रियों की मुक्ति, स्त्रियों की आज़ादी के रूप में देख सकते हैं। हमारे जितने भी नवजागरण के और राष्ट्रीय आंदोलन के जो अग्रदूत थे, उन लोगों ने ये देखा, राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक और ज्योतिबा फूले से लेकर अंबेडकर तक, सब लोगों ने ये देखा कि जो व्यवस्था है, जो भारतीय समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, उसमें दलितों की स्थिति कैसी है और जो बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सती प्रथा थी
विधवा विवाह था और स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन में जो प्रवेश का मसला था। तो ये प्रवेश का मसला मुख्य रूप से इन उपन्यासों में उभर कर आया। और जहाँ तक देवरानी जेठानी की कहानी का सवाल है, देवरानी जेठानी की कहानी में पहली बार यथार्थ का चित्रण उपन्यासों में हुआ। हम जब उपन्यास के चित्रण की बात करते हैं तो उसमें यथार्थ चित्रण की बात करते हैं, यानी जीवन में जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए। देवरानी जेठानी की कहानी में दो बहुएं हैं, जो एक पढ़ी लिखी हैं और एक पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो पढ़ी लिखी स्त्री है वो किस तरह से समस्याओं का, घरेलू समस्याओं का बहुत वैज्ञानिक तरह से, बहुत सुचारू रूप से उसका समाधान करती है। तो इस प्रकार इसे हिंदी का हमने पहला उपन्यास माना। हालांकि परीक्षा गुरु और भाग्यवती को भी पहले उपन्यासों में माना जाता है। तो इन तीन उपन्यासों को हम हिंदी उपन्यास का आरंभ मान सकते हैं, आरंभ बिंदु मान सकते हैं। उसके बाद हम इस बात पर विचार करें कि क्या उपन्यासों का काल विभाजन करना उचित है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी से पहले सबसे जो उपन्यासकार, महत्वपूर्ण उपन्यासकार आए वो हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को एक आरंभ, एक प्रस्थान या एक स्थापना बिंदु हम मानते हैं, आधार बिंदु मानते हैं, आधार स्थल मानते हैं। और प्रेमचंद जब कथा लिख रहे थे उसके पहले कैसी कथा लिखी गई और प्रेमचंद के बाद आज़ादी से पहले कैसी कथा कही गई, उसके आधार पर हम इस कालखंड को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर कालखंड। इन तीन भागों में अगर हम उपन्यास के विकास को विभाजित करें तो निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास के विकास को समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद से पहले किस तरह से उपन्यास का आरंभ हुआ। तो इसमें 3-4 जो उपन्यासकार हैं उनकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी और भुवनेश्वर मिश्र। देवकीनंदन खत्री ने, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इन्होंने जिस तरह से इन उपन्यासों को लिखा, इन उपन्यासों में जिस तरह से तिलस्मी और अय्यारी की चर्चा की, तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी के पाठकों के निर्माण में। और हिंदी पाठकों का एक विशाल समुदाय खड़ा हो गया पढ़ने के लिए। इसके पहले ज़्यादातर उर्दू में किताबें लिखी जाती थीं, दास्तान लिखे जाते थे, नागरी लिपि में भी लिखा जाने लगा। लेकिन नागरी लिपि में पढ़ने के लिए सबसे पहले देवकीनंदन खत्री का उपन्यास सामने आया, जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदी मतलब नागरी लिपि सीखी। और किस तरह से बड़े वैज्ञानिक तरीके से देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता में इन चीज़ों को सामने रखा। और देवकीनंदन खत्री की विशेषता थी कि उन्होंने केवल तिलस्मी और अय्यारी को केवल तिलिस्म या जादू के आधार पर नहीं रखा, बल्कि उसकी एक वैज्ञानिक परिणति की। कोई सफ़ेद बगुला है, वो किस तरह से विज्ञान के तकनीक से खुलता है, किस तरह से उसको खुलने के बाद एक बहुत बड़े मैदान में हम प्रवेश कर जाते हैं, किस तरह से अय्यार जो हैं वो अपना वेश बदलते हैं। तो ये सारा कुछ वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक तरीके से ही इसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय ये उपन्यास लिखे जा रहे थे, वह उपन्यास निश्चित रूप से आज़ादी का दौर था। तो इसमें ये खोजने की भी कोशिश की गई है कि हम परतंत्र क्यों हुए। तो आप देखेंगे इस उपन्यास में कि जो रजवाड़े हैं छोटे छोटे, वो किस प्रकार आपस में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो हम कमज़ोर क्यों हुए, हम पराजित क्यों हुए, हम परतंत्र क्यों हुए, इसका सारा जवाब आपको चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में मिल जाता है। निश्चित रूप से इसमें एक प्रेम कहानी चलती है और इस प्रेम कहानी के कारण पाठक इसकी ओर बहुत आकर्षित होता है। लेकिन जो इसका अंतर्भूत सत्य है, वो इसका अंतर्भूत सत्य यही निकलता है कि हम क्यों परतंत्र हुए, किस तरह परतंत्र हुए,
आपस में लड़ते हुए, और हमने मौका दिया बाहरी शक्तियों को कि वो हमें परतंत्र बनाएं। हमारी कमजोरियों को का फ़ायदा उन्होंने उठाया और उन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हमें परतंत्र किया। किशोरी लाल गोस्वामी ने सामाजिक उपन्यास लिखे, समाज के कई विषयों को उन्होंने उठाया। हमारे यहाँ जो दहेज की समस्या है, हमारे यहाँ जो स्त्री उत्पीड़न की समस्या है, इन सब समस्याओं को उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा। और उसके बाद एक जासूसी उपन्यासों की भी परंपरा हमारे यहाँ चली। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास बिल्कुल इनसे अलग थे, लेकिन गोपाल राम गहमरी ने जो जासूसी उपन्यास लिखने शुरू किए, उसको भी पढ़ने के लिए बहुत बड़ा पाठक वर्ग सामने आया। मैं प्रेमचंद पूर्व के 2 उपन्यासों की खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा, घराव घटना और बलवंत भूमिहार। ये दोनों उपन्यास एक ऐसे जमींदार परिवार की कहानी इसमें आती है जो अपने ही संकटों से जूझ रहा है, और किस तरह से जो सामंती व्यवस्था है वो सामंती व्यवस्था टूट रही है। और इसका बड़ा ही यथार्थपरक और तर्क चित्रण भुवनेश्वर मिश्र ने किया है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद के पूर्व भुवनेश्वर मिश्र एक ऐसे सशक्त कथाकार के रूप में उभरे जिन्होंने भारतीय समाज, खासकर उत्तर भारत के समाज, और ख़ास तौर पर जो सामंती समाज है उसमें किस तरह की सोच थी, किस तरह स्त्रियों की स्थिति थी, और व्यक्ति और एक पूरा का पूरा समुदाय समाज के बारे में कैसे सोचता था, इसका वर्णन किया गया है। तो एक पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी थी प्रेमचंद के आने की, और इसके बाद प्रेमचंद का पदार्पण होता है हिंदी उपन्यास में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, 31 जुलाई 1880 को हुआ था, और उन्होंने जो उपन्यास लिखे वह उपन्यास बिल्कुल आज़ादी से की लड़ाई से उसका संबंध था, और सामाजिक जो बदलाव होने चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद का ये मानना था कि केवल राजनीतिक हस्तांतरण से कोई किसी देश का निर्माण नहीं हो सकता है, जबकि समाज अगर नहीं बदलता है, सामाजिक परिदृश्य नहीं बदलता है, तो निश्चित रूप से कोई राष्ट्र मुकम्मल रूप से खड़ा नहीं हो सकता है। तो प्रेमचंद ने सबसे पहले जो हमारा समाज है उस समाज को बदलने का प्रयास किया। जैसे उनका पहला ही उपन्यास जो पहले बाजार हुस्न के रूप में सामने आया उर्दू में, उसके बाद उसी का अनुवाद सेवा सदन के रूप में हुआ। तो सेवा सदन में उन्होंने एक स्त्री चेतना की बात की है, और उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी उस पर विचार किया है। जो दहेज समस्या थी, अनमेल विवाह था, उस अनमेल विवाह को पर एक तरह से आलोचना है उसकी कि अगर अनमेल विवाह होता है तो स्त्री की स्थिति क्या होती है, और स्त्री के सामने कोई विकल्प नहीं होता है कि वो कहाँ जाए। तो उसके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आत्महत्या कर ले, कुएं में डूब जाए, नदी में डूब जाए, या दूसरा अपनी स्वतंत्रता के लिए वो कोई ऐसा कदम उठाए जो समाज उसको सही दृष्टि से तो नहीं देखता है, लेकिन उसमें स्त्री अपनी आज़ादी खोजती है। जैसे वो जाके वेश्या बन जाती है, और वो देखती है कि जो लोग उसे बिल्कुल सम्मान नहीं देते थे वो लोग आज उसके दर पर आते हैं, उसके दरवाजे पर आते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने इसको स्वीकार नहीं किया, कहा कि स्त्री की ये स्थिति नहीं हो सकती है, बल्कि उन्होंने फिर जो सेवा सदन जो नाम दिया गया है वो उनको समाज की सेवा करने के लिए, और ये मानते थे कि स्त्री शक्ति ऐसी है कि स्त्री शक्ति ही समाज को आगे बढ़ा सकती है, परिवार को आगे बढ़ा सकती है, और इसीलिए उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की, जिसमें जो इस उपन्यास की नायिका है सुमन, वह समाज सेवा में रत हो जाती है। इसके अलावा प्रेमचंद जिसके लिए जाने जाते हैं वह विषय है कि किसान जीवन का, और किसानों ने जिस ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन से संघर्ष किया, और जिस तरह से उन्होंने जो गांधी जी का जो आंदोलन चलाया जा रहा था उस आंदोलन में कैसे अपनी सहभागिता दी। उन्होंने प्रेमाश्रम लिखा,
रंगभूमि लिखी, निर्मला जैसा उपन्यास लिखा, गबन लिखा, कर्मभूमि की रचना की और अंत में गोदान नामक उपन्यास से उनकी उपन्यास कला अपने चरम पर पहुंच गई। प्रेमाश्रम में किसान संघर्ष का चित्रण है और किस तरह से किसान संघर्ष करता है और किस तरह से किसान ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है, किस तरह से किसान केंद्र में है और अगर किसान सुखी नहीं रहेगा तो राष्ट्र भी सुखी नहीं रहेगा, यह इस उपन्यास का संदेश है। इसके बाद जो उन्होंने उपन्यास लिखा रंगभूमि, उसका जो फलक है वो बहुत व्यापक है। पहली बार प्रेमचंद ने एक दलित व्यक्ति को, जो चक्षुश्रवा भी है, देख नहीं सकता है, उसको उन्होंने इस उपन्यास का नायक बनाया और उन्होंने इस उपन्यास में जो सूरदास है, उसका नाम जो नायक है, उसका नायक सूरदास है, वो भीख मांगता है और भीख मांग के अपना रोजगार चलाता है। वो उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति अगर अपनी दृढ़ता पर खड़ा हो जाता है तो बड़े से बड़े साम्राज्य की वो चूल हिला सकता है। वो जनता का प्रतिनिधि है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो संघर्ष करता है। और जिस तरह से सूरदास के चरित्र को प्रेमचंद ने गढ़ा है और जिस तरह से उसका विकास किया है, उसकी परिणति होती है गांधी में, और जिस तरह से उसकी हत्या होती है, जिस तरह से वो एक आंदोलन को सामने रखता है, आंदोलन को लीड करता है और जिस तरह से प्रेमचंद उसका पूरा का पूरा हुलिया बदल देते हैं, ऐसा लगता है कि वो गांधी का कायांतरण हो गया है सूरदास में। तो इस तरह से एक और रंगभूमि में जो साम्राज्यवादी दृष्टि है, अब सिगरेट बनाने का एक कारखाना है, उस सिगरेट बनाने के कारखाने और वो ज़मीन सूरदास की है। सूरदास अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता है, वो कहता है कि सिगरेट का कारखाना बनाने के लिए मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा। वो एक तरह से जो औद्योगिकरण है और जिस तरह से भारत को नशे में डालकर या भारत को एक गलत दिशा में डालकर जो आगे बढ़ाने का प्रयत्न केवल अपने लाभ के लिए जो साम्राज्यवादी शक्तियां करती हैं। जैसे आपको याद है जब गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन भारत में शुरू किया था और जिस तरह से चंपारण में उन्होंने अपना सहयोग किया था और जिस तरह से चंपारण में उन्होंने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया था और उसमें किसानों की जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रेमाश्रम लिखा गया उसमें इस आंदोलन की छवि आप देख सकते हैं। और रंगभूमि में जो गांधी जी ने आंदोलन किया, जो गांधी जी ने संघर्ष किया औद्योगिकरण के खिलाफ, आप हिंद स्वराज पढ़िए, उसमें देखिए किस तरह से गांधी जी ये पूरे के पूरे औद्योगिकरण के खिलाफ खड़े होते हैं और वो इस बात को पर काफ़ी बल देते हैं कि हमारे यहाँ जो बुनियादी शिक्षा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारे यहाँ जो हथकरघा उद्योग है, हमारे यहाँ जो खादी है, मतलब ये कि जो हाथ से काम करने वाले हमारे कारीगर हैं, हमारी जो जनता है, उसने जो उद्योग खड़ा किया है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े भी हो पाएंगे अपने बल पर और आर्थिक स्थिति में भी, आर्थिक स्तर पर भी वे आत्मनिर्भर रहेंगे। आज पुनः उस बात पर बल दिया जा रहा है और कि हमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, हमें खादी को बढ़ावा देना है, हमें हथकरघे को बढ़ावा देना है। तो प्रेमचंद ने जो बात सूरदास के माध्यम से कही थी, आज हम उसके महत्व को फिर से महसूस कर रहे हैं और पूरा चक्र घूम गया है और पूरे औद्योगिकरण, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता से जब हम त्रस्त हो चुके हैं तो फिर हम गांधी के पास लौट रहे हैं, फिर हम खादी के पास लौट रहे हैं और फिर हम आम जनता के पास लौट रहे हैं। तो यही प्रेमचंद का संदेश था और प्रेमचंद एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जो जनता का राष्ट्र हो। आज जिस राष्ट्र की बात की जा रही है वो जनता के राष्ट्र की बात की जा रही है और इससे हम आज की जो सोच है उसको हम प्रेमचंद की सोच को जोड़ सकते। उन्होंने एक उपन्यास लिखा निर्मला। निर्मला उपन्यास मुख्य रूप से एक स्त्री की कथा है जिसका दहेज के कारण, दहेज
प्रथा के कारण उसका विवाह एक दुहाजू व्यक्ति से होता है, जिसकी दूसरी शादी होती है, उसके बच्चे हैं, और उसके बीच निर्मला जो इस उपन्यास की नायिका है किस तरह से संघर्ष करती है, और अंत में जब प्रेमचंद उसके जीवन का अंत दिखाते हैं तो ये यथार्थवादी चित्रण है। वो पूरे जीवन संघर्ष करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। तो जो ये हमारा समाज है, वह समाज किस तरह से रूढ़िग्रस्त हो चुका है, उस रूढ़िग्रस्त समाज को तोड़ने के लिए लगातार वो प्रयत्न कर रही है। गबन के बारे में हम ये मानते हैं कि वो एक स्त्री के आभूषण प्रेम की कथा है, लेकिन केवल ये आभूषण प्रेम की कथा नहीं है, बल्कि इसमें स्त्री की मनस्थिति का उत्तरोत्तर विकास दिखाया गया है, एक स्त्री का दृढ़ चरित्र दिखाया गया है, और जालपा जिस तरह से संघर्ष करती है, जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ती है, जिस तरह से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने पति को बचाने के लिए संघर्ष करती है, उससे इस उपन्यास को देखने की दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। कर्मभूमि बहुत व्यापक संदर्भ लेके चलता है। इसमें किसान भी है, इसमें दलित भी हैं, इसमें सबको किस तरह से एक अपनी समाज व्यवस्था में एक अधिकार मिले, मंदिर जाने का अधिकार मिले, अभिव्यक्ति का अधिकार मिले, अपना काम करने का अधिकार मिले। और प्रेमचंद एक ऐसा ही राष्ट्र चाहते थे जो कर्मभूमि में लिखा हुआ है। और गोदान, ये प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने मुकम्मल रूप में जो साम्राज्यवादी शक्ति है, और जो साम्राज्यवादी शक्ति ने जिस तरह का पूरा जो संरचना बनाई है, राजनीतिक और आर्थिक संरचना, उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में ये उपन्यास खड़ा है। ये उपन्यास केवल एक होरी की कथा नहीं है जो लगातार ये संघर्ष करता है कि वो उसके घर में एक गाय आ जाए। यह तो एक प्रतीकात्मकता है, और उस प्रतीकात्मकता के साथ वो आगे बढ़ता है। और जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, पहले अंग्रेज़ों के आने के पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो यह था कि किसान जो हैं, वो किसान जब अनाज उपजाते थे तो उसका एक हिस्सा राजा के पास जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब खेत खरीदने और बेचने का अधिकार किसानों को दे दिया। किसानों को जो लगान था वो नकदी में देना पड़ता था। तो जो महाजन थे वो किसानों का शोषण करते थे, जमींदार शोषण करते थे, और फिर वो किसान की जमीन बंधक हो जाती थी और किसान अपनी भूमि से विरक्त हो जाता था। वो भूमि उनसे छीन ली जाती थी और किसान मजदूर बन जाता था। देखिए, आज भी किसान के मजदूर बनने की जो परंपरा चल रही है, किसान गरीबी की ओर जा रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो एक तरह से ये चारों तरफ होरी हमारे फैले हुए हैं। तो प्रेमचंद को हम फिर से याद करते हैं कि किस तरह से आज़ादी के बाद भी होरी जीवित है और संघर्षरत है। ये तो प्रेमचंद की बात हुई, जिन्होंने एक मुकम्मल तौर पर एक भारत को अपने उपन्यासों के माध्यम से, संघर्षरत भारत को चित्रित किया है। किसानों के माध्यम से, दलितों के माध्यम से, स्त्रियों के माध्यम से, और कुल मिलाकर जो एक जनता का दृष्टिकोण है, जो जन का दृष्टिकोण है, वह जन का दृष्टिकोण प्रेमचंद के उपन्यासों में आया है। इसके बाद मैं आज़ादी से पहले के जिन उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे, उसमें मैं जैनेन्द्र कुमार का नाम लेना चाहूँगा। जैनेन्द्र जी ने उपन्यास जो लिखे, उन्होंने उपन्यास बिल्कुल अलग भावभूमि पर लिखे, और उन्होंने जो अपने उपन्यास लिखे, चाहे वो परख हो, चाहे सुनीता हो, चाहे त्यागपत्र हो, कल्याणी हो, इन सब उपन्यासों में उन्होंने स्त्री की एक अलग अस्मिता खड़ी करने की कोशिश की। स्त्री इसमें अपनी अस्मिता की तलाश करती है। लेकिन प्रेमचंद में और जैनेन्द्र में एक अंतर ये हो जाता है कि जैनेन्द्र ने हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखने का सूत्रपात किया। वो केवल बाहरी वर्णन नहीं करते हैं स्त्रियों की,
बल्कि उनके अंदर जाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका मनोविश्लेषण करते हैं। जिस तरह से त्याग पत्र में वो अपने पति को बताती है, सारा खुलेआम करती है, पति उसको त्याग देता है और तो वो विद्रोह करती है और कोयले वाले के पास चले जाती है। इसी तरह सुनीता का भी वर्णन है, किस प्रकार सुनीता विद्रोह करती है, किस तरह। तो एक स्वतंत्र जो स्त्री का व्यक्तित्व है, वो स्वतंत्र स्त्री का व्यक्तित्व। और पहली बार ज्ञानेंद्र ने स्त्रियों के भीतर जाकर स्त्रियों को खोजने की कोशिश की है, स्त्रियों के मन की तलाश की है उन्होंने। तो एक बहुत ही एक नई धारा उन्होंने हिंदी उपन्यास में शुरू की। आज़ादी से पहले अज्ञे ने भी उपन्यास लिखे और उन्होंने जो उपन्यास लिखे, शेखर जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उनका उपन्यास बिल्कुल अलग ढंग का है। और उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा, केवल सामाजिक दृष्टि से ही नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि स्त्री और पुरुष का जीवन किस तरह से एक दूसरे को आकर्षित करता है और उस आकर्षित करने में किस तरह से जो उसका मनोविज्ञान है उसमें काम करता है। लोग कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि फ्राइड का भी प्रभाव था इन पर, युंग का भी प्रभाव था इन पर, लेकिन केवल फ्राइड और युंग के प्रभाव में ये उपन्यास नहीं लिखे गए, बल्कि ये उपन्यास लिखे गए हैं भारतीय परिस्थिति में, भारतीय मनीषा के बीच में। और जिस तरह से शेखर विद्रोह करता है, अपने समाज से विद्रोह करता है और जाके वो क्रांतिकारी बनता है। तो शेखर एक जीवनी का मूल तत्व यह है कि एक क्रांतिकारी कैसे बनता है, कैसे एक व्यक्ति एक क्रांतिकारी में परिणत हो जाता है। और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो स्त्री पुरुष का संबंध है वो किस तरह से, और स्त्री और व्यक्ति की जो अस्मिता है, व्यक्ति की जो आत्मसत्ता है, उस व्यक्ति की आत्मसत्ता किस प्रकार व्यक्ति उसको अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करता है। और ये अज्ञे के जो उपन्यास हैं, जो आज़ादी के बाद जो उपन्यास लिखे गए, जो व्यक्ति के उपन्यास के करीब हैं, तो इस प्रकार हम जब हिंदी उपन्यास का आरंभ देखते हैं और देवरानी जेठानी के कहानी से लेकर शेखर जीवनी तक ज्ञानेंद्र से होते हुए, तो एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने हिंदी उपन्यास की आती है कि किस तरह से आज़ादी से पहले हमारा हिंदी उपन्यास बहुत ही समृद्ध हो चुका था। और भारतीय परंपरा में देखिए, प्रेमचंद बार बार सामने आते हैं, अपने पाठकों से बात करते हैं, तो जो उपदेशात्मकता की बात होती है, लेखक के पाठकों से सीधे संवाद में आती है, वो भारतीय परंपरा की ओर इशारा करती है। इसलिए हमारा ये हिंदी उपन्यास भारतीय परंपरा की कड़ी है। और इस प्रकार आज़ादी तक आते आते हमारा हिंदी उपन्यास बहुत ही समृद्ध हो चुका था। इसकी कई धाराएं प्रवाहित हो चुकी थीं, जिसने भारतीय उपन्यास को और हिंदी उपन्यास को बहुत ही समृद्ध किया।